जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें कांग्रेस में गरम दल और नरम दल करने हैं। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कांग्रेस की स्थापना भी कल कर ली थी। आज हमें गरम दल नरम दल करना है। अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर थोड़ा विजिट कीजिए और जो भी चाहते हैं आप वह कमेंट करिए, वह आप तक पहुंचाया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो महात्मा गांधी जब आए थे वह डेट आपको पता होना चाहिए, फिर उससे पूर्व क्या क्या हो चुका था वह आपको पता होना चाहिए। 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने क्या प्रभावित किया था? चीन के बक्सर आंदोलन ने क्या प्रभावित किया था? आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने क्या प्रभावित किया था? रूस जापान की युद्ध में जापान की विजय ने क्या प्रभावित किया था? तो इस क्वेश्चन में दो हैं, देखो 1994 आईएएस ने पूछा इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दो चीजें पूछी गई, एक तो किन घटनाओं ने प्रभावित किया ये पता होना चाहिए, दूसरा ये गांधी जी के पदार्पण आने से पहले की घटनाएं होनी चाहिए। 1915 से पहले की घटनाएं हो और प्रभावित भी किया हो, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें डी वाला आंसर सही है, इन चारों ने प्रभावित किया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध 1899-1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन, तो इटली अबिसीनिया भी और चीन में जो बक्सर आंदोलन चला वह भी। रूस पर जापान की विजय ने भी प्रभावित किया, क्योंकि 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो नरम दल के आंदोलन वाले जो व्यक्ति थे वह क्या चाहते थे? राज वामबद्ध आंदोलन। राज वामबद्ध आंदोलन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो भी नियम कानून से चलती हैं चीजें उससे हम चलेंगे। ठीक है, तो गरम दल के लोग ये नहीं मानते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो कौन सी वह घटना थी? भारत छोड़ो बहुतवाद को हुआ, सविनय अवज्ञा बहुतवाद को हुआ, असहयोग बहुतवाद को हुआ, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उस समय। देखो आईएएस 2015 में इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया उसने। चलिए इस पर आईएएस ने बाद को भी क्वेश्चन पूछा है, जो कि चरखा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आईएएस भी वहां से क्वेश्चन पूछता है और बाकी स्टेट पीसीएस तो पूछते हैं। इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहां देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या चाहिए। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? क्या ग्रामीण से थे, शहरी थे, या ग्रामीण और शहरी दोनों थे, या पंजाब से थे? तो ज्यादातर शहरी लोग नरमपंथी नेता थे और वह ज्यादातर वकील वगैरह हुआ करते थे। देखो उदारवादी राजनीति, राजनीति भिक्षावृत्ति के योग में नरमपंथी नेता कौन कौन थे यह भी याद रखिए। तो दादा भाई नौरोजी का नाम 1 नंबर पे रहेगा, फिरोज शाह मेहता जी का नाम भी रहेगा, दिनसा वाचा जी का भी नाम रहेगा, व्योमेश बनर्जी चंद्र जी का नाम भी रहेगा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम रहेगा। तो दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखिएगा, क्योंकि फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी तो अधिकतर लोगों को याद ही रहते हैं। ये सब वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार या साहित्यिक व्यक्ति हुआ करते थे, सब ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? कौन व्यक्ति था वह? वह थे दादा भाई नौरोजी। स्वशासन का काम मतलब चाहते थे स्वशासन आए, स्वराज आए। बाद को 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जो कि दादा भाई नौरोजी जी के अध्यक्षता में हुआ, और 1906 कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन, जो कि दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में हुआ। वहां स्वराज और स्वशासन, एक में स्वराज आया एक में स्वशासन आया। तो बनारस के अधिवेशन में सुशासन और 1906 कलकत्ता में स्वराज ये आया।
पूर्ण स्वराज अगर पूछा जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। इसके बाद 1930 रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया था और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इतनी बातें आपको बता दी गई। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था का मतलब पूछा गया है कौन नरमपंथी था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वह नरमपंथी थे। बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये सब मदन लाल ढींगरा ना होंगे। ये मदन लाल ढींगरा बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उधम सिंह भी, इन लोगों का भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? उग्र राष्ट्रवाद तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल, पाल, लाल, ये तीनों तो उग्र राष्ट्रवाद या गर्म पंथ से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही ज्यादातर पूछे गए हैं। देखो 3 क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस मेंस 2016, यूपी आरओ 2014 और बीपीएससी प्री 2000, देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये आरोप बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप हाथ जोड़कर विनती करके देश आजाद कराओ, बल्कि वह कहते थे कि थोड़ा सा उग्र होना पड़ेगा, ऐसे दाल नहीं गलेगी। और फाइनली हुआ भी ऐसा। कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को भी कहना पड़ा करो या मरो। वह भी जान गए अंततः जीत दोनों चीजों से मिलेगी, हिंसा प्लस अहिंसा। तो 1906 के बाद राजनीतिक में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ क्रांतिवादी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। प्रमुख नेता 4 थे, एक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। एक अरविंद घोष भी थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तिलक ने कहा भी हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। हमें प्रार्थना याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ढंग से विरोध करना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम भीख मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था, कल हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा केसरी इनकी पत्रिकाएं थी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। ये सब पढ़ के आए हुए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बीसपाल ने कहा था। ये नाम याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल। तो भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। प्रार्थना और अनुनय विनय मत करो, ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था, ठीक है। याचना संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। दोनों याद रखिएगा, अलग अलग। 13 नंबर क्वेश्चन, आरओ 2023 प्री में, जिसका री एग्जाम अभी हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य? इस पर सर्किल करते रहिएगा, कई क्वेश्चन इसकी वजह से गलत हो जाते हैं। नंबर 1, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया करते थे। एक तो यहाँ पर फंसा सकता है कि न्यू इंडिया है कि कोई और एक यहाँ पर फंसा सकता है कि साप्ताहिक है कि मासिक है कि दैनिक है, ठीक है। एक और दो दोनों सही है। वह ब्रह्म समाजी भी थे, समाज सुधारक भी थे, न्यू इंडिया के साप्ताहिक पत्रिका के संपादक भी थे, ठीक है। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद, तर्कवाद की घोषणा की है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो 1906 के बाद जो नरमपंथी थे वह थोड़े कमजोर पड़ गए और गर्मपंथी जो थे थोड़ा उग्र होकर नेतृत्व करने लगे, ठीक है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बता ही चुका हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? दादा भाई नौरोजी जी थे जो गरम दल से संबंधित थे। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो लेख लिखा था। इन्होंने ही कहा था कि यहाँ से धन जो है वो बाहर जा रहा है। उसके बाद कई अन्य लोगों ने भी कहा था। दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल एग्जाम्स में आता रहता है। अरविंद घोष कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के चार स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है, पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी थी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा माणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। ये लाइन याद रखिएगा। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र घोष केस चला, ये भी ध्यान रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस चला था अरविंद घोष पर। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सन्यासी बन गए थे, पांडिचेरी चले गए थे। और आपके हमारे जो तिलक साहब थे वह चले गए थे ब्रिटेन एक केस के सिलसिले में। तभी थोड़ा गर्म पंथ जो था वह कमजोर हुआ और फिर इसका स्थान ले लिया जो राष्ट्रवाद दूसरा है उसके लोगों ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन था? श्री बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमदली के तौर पर किसे नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। मतलब यही पूछा गया कौन थे कौन नहीं थे, नरम दल के कौन थे, गरम दल के कौन थे। शेरे पंजाब सबको पता है, शेरे पंजाब अपने लाला लाजपत राय शेरे पंजाब कहा गया है, पंजाब केसरी कहा गया है। ये गरम दल से थे और इन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी, कई लेख लिखे हैं, वह भी इम्पोर्टेंट है। ये ब्रह्म समाजी नहीं थे, ये आर्य समाजी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है, ये आर्य समाजी थे। ठीक है, आगे आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। 19 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? नहीं पूछा है, उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये लोग नहीं जुड़े थे नरम दल से। 20 निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गैरीबाल्डी नहीं थे, मैजिनी थे। हालांकि गैरीबाल्डी मैजिनी दोनों इंपोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड है लाला लाजपत राय से, लेकिन यहाँ पर पूछा है गुरु किसको माना था, तो गुरु मैजिनी को माना था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया है, ये इंपॉर्टेंट है। द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया है, यहाँ पर हिंदी या पंजाबी देकर फंसाया जा सकता है। और लाला लाजपत राय पे कई क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछ चुकी है, तो यही वाला देखो 2018 में ही पूछा था यूपीएससी ने, आईएएस प्री 2018। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। तो गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी लेकिन उन्हें गुरु नहीं माना, तो गुरु मैजिनी को माना था। ठीक है, वे अमेरिका में भी कुछ समय के लिए रहे, केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो कौन थे वो? लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध, 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौट आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मैजिनी, गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। ठीक है, आर्य समाज से संबंधित भी थे। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, दिसंबर के अंत में ये लोग बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, साल भर के लिए गायब हो जाते हैं, ऐसी चीजें कही जाती थी उस समय। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मध्यमार्गी नहीं था? मध्यमार्गी नहीं था, मध्यमार्गी कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक मध्यमार्गी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले मध्यमार्गी थे, दोनों तरफ बोल देते थे। ह्यूम मदन मोहन मालवीय, लेकिन बाल गंगाधर तिलक मध्यमार्गी नहीं थे। उदारवादी या मध्यमार्गी नीतियों से नवराष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे, वे मध्यमार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन
एक स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष जी थे। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य नेता वही लाल बाल पाल तीनों लोग थे। इसमें यह भी विमर्श हुआ था, कुछ लोग कहते थे केवल बंगाल तक ही सीमित रखो आंदोलन, बल्कि ये लोग कह रहे थे कि नहीं, पूरे भारत में आंदोलन चलाना चाहिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसीलिए बहस भी हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? आज भी ब्रिटिशर्स लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में मानते हैं। अशांति का जन्मदाता है, इसने कहा था, देखो सर वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ये चिरोल भी कई जगह लिखा होता है, ये अशांति का जन्मदाता है। कौन है? तिलक साहब हैं। और तिलक साहब ने इस वजह से मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए थे, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ और उसके बाद आप जानते हैं धीरे धीरे जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया और फिर आंदोलन होम रूल लीग जब बनी तब जाकर फिर से तिलक और एनी बेसेंट ने मोर्चा संभाला। उसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल। अशांति का जन्मदाता किसे कहते था? बाल गंगाधर तिलक का। देखो क्वेश्चन आ भी गया, वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल दोनों लिखा मिल जाता है, तो यहाँ भी वही क्वेश्चन, वैलेंटाइन चिरोल भारतीय अशांति के जन्मदाता या भारतीय अशांति का जनक। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, देखो सेम आंसर होगा। बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मूलर। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मूलर बड़ा व्यक्तित्व है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने के पश्चात विशिष्ट विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मूलर का नाम आप लोग सुनते भी रहते होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब जाने जाने लगे? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये तब जाने जाने लगे, उपयुक्त में से एक से अधिक पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया, उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह की एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इससे भी याद रखिएगा उनकी हत्या का मामला। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल म्यांमार भेजा गया था। कौन सी जेल? ये भी ध्यान रखिएगा। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोही पे लगा था। केसरी और मराठा इनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 1908 में बंगाल कितने समय के लिए जेल गए थे? 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर, सॉरी। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? क्या आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना इनका काम था? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था? देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना था? सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन था? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर थोड़ा सा आक्रामक होकर, थोड़ा सा असंवैधानिक होकर, थोड़ा सा उग्र होकर काम करना इनका उम्मीद मतलब लक्ष्य था कि ऐसा हाथ जोड़कर काम ना करो, बल्कि थोड़ा सा। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। क्यों नहीं आकर्षित हुए? उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था? ये में भी हो सकता है। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था? मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी? तो डी वाला होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती, गणेश की जो पूजा और ऐसे कई काम थे, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है। तो कई ऐसे काम थे जो तिलक ने किए थे कि लोग इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे, यूनिटी मिले बनेगी सब लोगों के बीच। लेकिन मुसलमानों का थोड़ा सा वो हुआ कि देखो ये लोग
देश के बीच में धर्म को ला रहे हैं, ऐसा कुछ उस समय हुआ था। हालाँकि सभी सही हो सकते हैं, सैयद अहमद खां भी प्रभाव था। सर सैयद अहमद खां के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे वह अंग्रेजों के साथ कहीं न कहीं जुड़े थे और चीज़ें बिगड़ गई थी, ठीक है? लेकिन डी वाला भी आंसर सही है। तो मेंस में जब आपको लिखने को आता है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? चलिए 34 बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया सांप्रदायिकतावादी, जो मैंने बताया अभी। कारण था उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो क्या लिखा है इसमें? ए गलत है, आर सही है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग जरूर किया, जिससे लोग इकट्ठा हों, लोगों के बीच यूनिटी आए, लोगों में एकता की भावना आए, लेकिन वह सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। उनका उद्देश्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य था कि लोग इकट्ठा हों, लोग जुड़ें, कैसे भी करके लोग जुड़ें। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, ये भी ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे, यानी महात्मा गांधी से पहले जनता के बीच पहुंचे थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं, महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए, जनता में राष्ट्रवाद की सेवा की भावना जगाई। तो ये सब काम किए। इसका मतलब ये नहीं कि वे राष्ट्र सांप्रदायिकतावादी थे, इसका मतलब ये है लोगों को इकट्ठा करके जुड़ाव चाहते थे। जैसे आजकल हम नहीं कर देते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना है तो क्या है, कुछ ना करो, लंच साथ में मिलेगा। हमारे यहाँ कई पार्टियां तो सिर्फ लंच बांट कर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं, आप भी जानते हैं। हम भी कई लोगों को जानते हैं, जब कॉलेज में पढ़ते थे कि फलाने जगह जा रहे हैं, क्या करने? अरे कुछ नहीं, 3 घंटे वो लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर का मतलब भाषण सुनना है, बढ़िया से खाना बनेगा और खाना में पनीर है, 3 घंटे सुन लगे मोबाइल चलाते हुए, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे भी लोग थे, ठीक है? आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि 3 घंटे खाली भाषण सुनना, पीछे मोबाइल चलाते रहेंगे, बढ़िया खाना खाकर आ जाएंगे। तो इकट्ठा करने के लिए चीजें करी जाती हैं। 36 महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया, किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब तो क्या आपको याद भी हो गए होंगे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति पर्व का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। जो नया आता है वह मैं बता भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा, बाकी तो याद ही होंगे। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये देखो नया क्वेश्चन है, आपको नहीं याद होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह शौकत अली थे। तो जो नहीं याद है आपको वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब तो याद है। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। कब मृत्यु हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। इनका भी नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आ गया तो आधे लोग गलत करके जरूर आएंगे, क्योंकि इतने ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। और आपका काम अभी क्या है, जहां आपको नहीं पता है वहीं रुककर चीजें नोट करो या याद करो, ठीक है? कैसा लगा क्लास? लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। कल हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जय हिंद।